आदिल साहब, आपकी जानिब पाऊंगी। और जिस तरह से मुआशी सुधार में हम देख रहे हैं सबसे बड़ी रुकावट पार्लियामेंट में बैठी सियासी अशराफिया है, तो यही जो ये सियासी लोग हैं यही कानून साजी करते हैं और किस तरह से ये दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये लॉबिंग हो रही है। ये देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती है। ये जो सरमायादार होते हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनके स्टेक्स होते हैं, ये या रुकन कौमी असम्बली बनने के बाद या कुछ मखसूस नशस्तों पर जो या ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तों पर तो डायरेक्ट कोई इलेक्शन के ज़रिए तो नहीं आते, लेकिन सेनेट में जो है ये अरबों रुपया क्यों चलता है, करोड़ों रुपया क्यों चलता है। ये फिर जब ऐवानों में बहुत से लोग, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम जब असम्बली की कार्रवाई को देखते हैं, वहाँ पर जो कायमा कमेटियाँ हैं, ये वो एक प्लेटफॉर्म होता है कि कायमा कमेटी फिर ये उनकी सरबराही लेते हैं, सरबराही ना मिले मेंबरशिप लेते हैं। उसके बाद फिर जब ये इन कमेटियों के इजलास होते हैं और जिस सेक्टर से इनको प्रॉब्लम आ रही होती है, इनको ज़ाती तौर पे इनके इंटरेस्ट, कुछ ऐसे लोग हमने देखे जिनके इंटरेस्ट हिट हो रहे होते हैं, फिर उस कमेटी के इजलास में उस एजेंडा आइटम में फिर वो नोटिस डलवाया जाता है, जी फलां साहब को बुलवाया जाए, जी वो फलां ब्यूरोक्रेट जो हैं, फिर वो सामने बैठते हैं। फिर वो ब्यूरोक्रेट से ऐसे सवालात होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आर्म ट्विस्टिंग हो रही होती है। वो आर्म ट्विस्टिंग के बाद फिर वो अपने मुतालबात साथ, हमने देखा कि वो कमेटी के इजलास में भी सामने रख दिए जाते हैं कि इस इशू को ज़रा देख लीजिएगा। तो बिल्कुल हमने जब हम असम्बली की प्रोसीडिंग और कायमा कमेटियों की ये जो कि एक उस लेजिस्लेशन का प्रोसेस होती हैं ये, और बहुत से ऐसे अवामी इशूज़ वहाँ पर टेकअप हुए होते हैं, उसकी आड़ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है और वहाँ पर यही ब्यूरोक्रेट्स, यही एफबीआर के लोग, यही डीजीज, यही ऑडिट हुकाम, ये जब वहाँ पर बैठे होते हैं तो इनको पूरी तैयारी के साथ फिर इनके साथ जो क्वेश्चनिंग होती है, तो बुनियादी तौर पे उस प्लेटफॉर्म पर इनको फंसाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद फिर वाकई में मजबूर ये होते हैं लोग कि ये उनके इंटरेस्ट को हिट ना करें। ये बात दुरुस्त है, इस हद तक बात दुरुस्त है कि वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं, इलेक्ट होके जाएं या सेनेट के ज़रिए जाएं या कोई मखसूस नशस्त पर कोई वहाँ पहुँच जाए, तो वहाँ जाकर इस तरह से ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही वजह है, देखें ये सेनेट के इंतखाबात में आज तक हम यही रिपोर्ट करते आए कि किस तरह करोड़ों रुपए की बोलियां लगती हैं सेनेट की एक एक जो सीट है उसके ऊपर। वो पागल तो नहीं है कि करोड़ों रुपया लगाकर 50-50 करोड़ रुपया कोई लगाकर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग मेरिट के ऊपर भी आते हैं, लेकिन ये जब चीजें हर सेनेट के इलेक्शन में सामने आती हैं तो वो लोग पागल तो नहीं है कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ अपने नाम के साथ एक सेनेटर लगवाने के लिए कोई वहां पर आए। तो ऐसे में ये बिल्कुल इस हद तक ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये माफिया सिर्फ वहीं पर ही नहीं होते, जिस तरह शबर जैदी ने ये कहा, ये एफबीआर के अंदर भी हैं। जो एफबीआर की ये खास तौर पे ये अशफाक तौला साहब, इन्होंने बड़ा ये टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर ये भी इन्होंने काम शाम किया है और इन्होंने काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह भी तैयार की हैं। ये एफबीआर के अंदर भी जो रिपोर्ट्स को आप देखें तो एफबीआर के अंदर भी माफियाज हैं, वो इस तरह की चीज़ों को वेलकम करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनका काम नहीं चलता। ऑटोमेशन, अगर सारा काम ऑटोमेशन पे चला जाएगा, इंसानी अमल दखल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो लोग किस तरह कमाएंगे। तो ये माफिया एफबीआर के अंदर भी मौजूद है जो चीज़ों को इंप्लीमेंट होने ही नहीं देता। देखें बैरून मुल्क में, डेवलप्ड कंट्रीज में हमने जाके ऑब्जर्व किया, वहां भी टैक्स इवेजन किसी ना किसी सतह पर होती है। वो टैक्स इवेजन रोकने के लिए उन्होंने ऑटोमेशन को मैक्सिमाइज कर दिया। जितना आप ऑटोमेशन की जानिब जाएंगे उतना आप टैक्स इवेजन को रोकने में कामयाब होंगे। जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब कह रहे थे, पीओएस सिस्टम इनकी गवर्नमेंट के दौर में उस वक्त बिल्कुल ये बहुत बड़ा इकदाम था, बहुत बड़ा इकदाम था, और ये एक चेक लगाने के लिए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए वाकई बहुत बड़ा इकदाम था। लेकिन जिस तरह के अभी अब देखें उस पर कोई अपडेट नहीं है। उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया गया था कि आप कोई रसीद लेते हैं, उस रसीद में आप वो बार कोड स्कैन करें, सिस्टम में जाते थे, वो बैलेटिंग होती थी। मकसद क्या था, लोगों को उसमें पर लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाना कि वो जो चीज़ ले रहे हैं, रसीद ले रहे हैं, पक्की रसीद ले रहे हैं, वो सिस्टम जो पीयूएस सिस्टम एफबीआर के साथ कनेक्टेड है, वो वेरीफाइएबल है।
तो इस तरह से ये चीजें बेहतर होनी थी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। यहाँ नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसियां लेके आएगी, नए चेयरमैन साहब आ जाएंगे, वो अपनी पॉलिसियां लेके आएंगे। माफियाज तो हर दौर में होते हैं, माफियाज ने अपना किरदार भी अदा करना है, उन्होंने टैक्स से बचने के लिए इकदामात हों भी वक्ती तौर पे होंगे। नई गवर्नमेंट आएगी, अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक चीजें लेकर आएगी, उनके नए दोस्त होंगे, उनके नए फाइनेंसर होंगे, उनको फैसिलिटेट करना होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में एक नए बाब का आगाज हुआ है और इसमें रियासत पाकिस्तान जाती तौर पे इन्वॉल्व होकर इस मामले को लेकर चल रही है और पॉलिसियों का तसलसल अब बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि आगे अब होगा। इस तरह इस मामले में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाया जाए कि ये ना हो कि सिर्फ 3-4 महीने के लिए अभी कोई इकोनॉमिस्ट साहब अगले निगरान सेटअप में आए, कुछ वो अगर कोई इनिशिएटिव लें, उसके बाद नई हुकूमत आए वो इनिशिएटिव ले, उसके बाद कुछ नए फाइनेंस मिनिस्टर 4 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद तब्दील हों, उसके बाद वो अपने इनिशिएटिव ले आएं। इस तरह के मामलात में मैं समझता हूं कि रियासत को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी और इसमें तमाम जो टैक्सेबल इनकम है उसको टैक्स के नेट में, जिस तरह मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने, उनको लेकर आना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह से अब ये देखें, जो फिगर मेरे पास हैं कि अब भारत में 90% जो टैक्स है वो 22% लोग देते हैं और हमारे यहां 90% पाकिस्तान का जो टैक्स है वो सिर्फ 3.5% देते हैं। अब ये 3.5% को सिर्फ अगर हम 4% पे भी ले जाएं तो ये 205 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। और आप खुद सोचें कि अगर आप इसको सिर्फ 10% पे ले जाएं टैक्स का तो सारा ये बोझ जो है वो निचले तबके पर डाला जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ा आसान है, जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर और ज्यादा बर्डन डाली जाए। ये बहुत आसान है कि वो जिन 3 सेक्टर्स की निशानदेही की है मुजम्मिल साहब ने, वो चूंकि टैक्स दे रहे हैं उन पे टैक्स लगाई जाएं और जो असल जो पोटेंशियल है जिनसे आप टैक्स ले सकते हैं उनसे आप टैक्स ले नहीं रहे। अब देखें ना, हमारे पास 76 लाख कुल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, उसमें से 36 लाख जो हैं वो अपना इनकम टैक्स भरते हैं और इन 36 लाख फाइलर में से, यानी ये जो फाइलर्स हैं, इनमें से 22 लाख टैक्स फाइलर्स जो हैं ये प्रॉपर यानी जो टैक्स भी देते हैं और टैक्स फाइल करते हैं, और इनमें से 14 लाख जो टैक्स फाइल भी जो फाइलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो टैक्स फाइल नहीं करते, उनका नील टैक्स है, उनका जीरो टैक्स है, वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए टैक्स फाइल कर देते हैं। तो इस तरह यही सूरत हाल सेल्स टैक्स की है। 2,17,000 कुल आपके फाइलर हैं और इसमें 67,885 जो हैं वो टैक्स फाइलर्स हैं और उसमें से 39,000 जीरो टैक्स फाइलर हैं और बाकी फाइल ही नहीं करते। तो इस तरह अगर आप किताबों में या ये सिर्फ दिखाने के लिए जी इतने टैक्स फाइलर हो गए, इस तरह नहीं चलेगा। इसके लिए आपको ऑटोमेशन पे जाना होगा, माइंडसेट तब्दील करना होगा जो इस वक्त एफबीआर में है। जहां तक ताल्लुक रह गया माफिया का, वो किस तरह ऐवानों में पहुंच जाते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। उन्होंने तो ऐसे ही करना है। देखें, जो बड़ा सरमायादार है, इन्वेस्टर है, उसने अपने मफादात को देखना है, लेकिन ये जिसने सिस्टम को चलाना है, सिस्टम को ठीक करना है, अब ये जो इदादो शुमार सामने आए हैं उसको तो उसने ठीक करना है ना, आप सारी जिम्मेदारी ये तो नहीं डाल सकते। अब ये जो शबर जैदी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, उनके दौर में जी ये लोग 40-40 MNA लेकर आ जाते थे। मेरी इतलात के मुताबिक अभी मौजूदा हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के पास भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो आए, और अभी ये जो टैक्स के हवाले से जो चीजें चल रही थी टैक्स लगाने के हवाले से, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, अपना सरमाया निकाल लूंगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि जी वो कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं या वो जा रहे हैं। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है, उन्होंने अपने कंसर्न सामने रख दिए। लेकिन जिसने सिस्टम चलाना है उसने सिस्टम को साथ लेके चलना है, रिफॉर्म्स को साथ लेके चलना है, सिस्टम तो वो को चलाना है। इधर बिल्कुल, ही आपका कमेंट आ चुका है है।